हेलो व्यूवर्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, हमारे पास टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसे मैंने बताया, पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे लगा होता है। अगर कोई वाक्य आपका हिंदी में दिया हुआ है और हिंदी वाक्य में दिया हो तो उसके लास्ट में देख लीजिए कि रहा था, रही थी, रहे थे लगा है। अगर ऐसा है, यानी रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो, तो वो वाला वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। क्यों? क्योंकि जो था और थी और थे होता है वो पास्ट का होता है, और जो रहा, रही, रहे होता है वो कंटिन्यूअस का होता है। तो स्टूडेंट्स, पास्ट और कंटिन्यूअस को मिलाकर के रहा था, रही थी, रहे थे हो जाता है। तो ये तो हमारी रही हिंदी में जो वाक्य के अंत में देख करके हम बता सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं कि अगर बाय द वे आपको कोई सेंटेंस दिया हो और उसके लास्ट में रहा था, रही थे लगा हो, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसके क्या रूल्स होते हैं, और क्या मेन वर्ब होती है और क्या हेल्पिंग वर्ब होती है। तो देखिए आते हैं स्टूडेंट्स, इसका जो एफर्मेटिव वाक्य होता है, एफर्मेटिव जो एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसमें जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद दो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी, वाज और वर। यानी या तो वाज का प्रयोग करिए या वर का प्रयोग करिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, उसमें आईएनजी ऐड कर दीजिए और प्लस ऑब्जेक्ट लगाइए। और भी अगर कोई वर्ड है तो इसके बाद हम लगा सकते हैं उसको। तो स्टूडेंट्स, एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है या रहा था, रही थी, रहे थे लगा है, तो उसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसका सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, उसको लगाइए। उसमें वाज और वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वाज फॉर सिंगुलर और वर्ब फॉर प्लूरल। यानी ही, शी, इट, नेम के साथ किसका प्रयोग होता है? वाज का प्रयोग होगा। और यू, वी, दे के साथ वर का प्रयोग होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान रखिए कि आई को सिंगुलर बनाया गया है। इसमें यही ट्विस्ट है कि आई के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एम जो है स्पेशल उसके लिए हेल्पिंग वर्ब बनाई थी, लेकिन जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जब हम आते हैं तो आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। ओके, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट पर लगा देते हैं। इस तरीके से हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। अगर मैं एक कोई वाक्य ले लूं कि वह गरीबों की सहायता कर रहा था। वाक्य सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, वह गरीबों की सहायता कर रहा था। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? रहा था लगा हुआ है, तो इसको बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए कि वाक्य जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ही होगा। और जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा तो अब क्या करते हैं, हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। अब सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, इस जो हमें सेंटेंस दिया होता है इससे हम कौन का प्रश्न करते हैं। किसका प्रश्न करते हैं? कौन का। अगर हम कौन का प्रश्न करने पर जो आंसर आता है वो हमारा सब्जेक्ट होगा। अगर मैं कहूं कि गरीबों की सहायता कौन करता है, तो यहाँ पे आता है वह है, यानी ये जो सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ही लगा दीजिए। उसके बाद इसमें अगर मैं वर्ब लगानी है, उसके बाद मैंने बताया ना वाज और वर्ब का प्रयोग करना है, तो हमें पता है कि ही जो है सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो इसमें वाज का प्रयोग होगा, ही वाज। उसके बाद क्या करता है, यानी अगर हम इसमें क्या का प्रश्न करते हैं तो उसका हमें क्या मिल जाता है? वर्ब मिलती है। यानी क्या करता है, यानी हेल्प करता है। तो क्या हो जाएगा? ही वाज। अब हेल्प करेंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, हेल्पिंग हो जाएगा। ही वाज हेल्पिंग किसकी? द पुअर। ही वाज हेल्पिंग द पुअर। ध्यान रखिए यहाँ गरीबों की है, तो ध्यान रखिए
पुअर जो वर्ड होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, इसलिए कभी पुअर्स मत कर देना। तो ये वाक्य हमारा बन रहा है ही वॉज हेल्पिंग द पुअर। स्टूडेंट्स ये तो था हमारा एफर्मेटिव वाक्य था, जिसको हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अगर मैं इसको इंटरोगेटिव बनाना चाहूं तो देखिए इंटरोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर होगा उसमें हम जो वाज या वर जो हम लगाते हैं उसको हम पहले लगा दें, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दें, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दें। क्या करेंगे, अगर हमें इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है तो इंटरोगेटिव में ये वाक्य हमारा क्या बनेगा कि क्या वह गरीबों की सहायता कर रहा था। क्या बनेगा सेंटेंस, क्या वह गरीबों की सहायता कर रहा था, यानी रहा था यहाँ पे भी लगा हुआ है लेकिन क्वेश्चन मार्क है, क्या पहले लगा हुआ है, और जब क्या पहले लग जाता है तो वाक्य हमारा इंटरोगेटिव को हो जाता है। तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम पहले लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट को देखिए कि वह है तो वह सिंगुलर है, तो क्या बन जाएगा, यानी वाज पहले आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यानी वाज ही। क्या कर रहा होगा, वाज ही हेल्पिंग द पुअर, क्वेश्चन मार्क। क्या बच जाएगा, वाज ही हेल्पिंग द पुअर, क्या वह गरीबों की सहायता कर रहा था। गरीबों की यानी पुअर होता है, हेल्प यानी सहायता करना पूरा होता है, तो हेल्पिंग द पुअर, इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ये हमारा था इंटरोगेटिव सेंटेंस था, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अब आता हूं, अगर मैं इस सेंटेंस को, इसी वाक्य को अगर मैं नेगेटिव में चेंज करना चाहूं तो देखिए ये क्या बनेगा कि वह गरीबों की सहायता नहीं कर रहा था। क्या बनेगा इसका, वह गरीबों की सहायता नहीं कर रहा था। तो स्टूडेंट्स देखिए इसका यानी जो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का हम स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वाज या वर, इन दोनों में से एक लगाते हैं, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। क्या करेंगे, यानी जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वाज या वर्ब में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हमें ये सेंटेंस दिया हुआ है कि वह गरीबों की सहायता नहीं कर रहा था, यानी नेगेटिव सेंटेंस है, और अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर ये यूज करना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, तो सब्जेक्ट होगा ही, उसके बाद क्या लगाते हैं, ही सिंगुलर है तो इसमें भी वाज का प्रयोग होगा, ही वाज, उसके बाद नॉट का प्रयोग हो रहा है, ही वाज नॉट हेल्पिंग द पुअर। यानी सेंटेंस हमारा बन रहा है कि ही वाज नॉट हेल्पिंग द पुअर, यानी ये वाक्य हमारा किसमें था, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नॉट का प्रयोग होता है, और नॉट की अपनी एक फिक्स जगह होती है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद या मेन वर्ब से पहले रहता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य। अगर मैं कोई और वाक्य ले लूं कि मैं बाजार जा रहा था, देखिए
मैं बाजार जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस का है, और पास्ट कंटिन्यूअस का है तो हमें पता है कि इसमें ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें ना तो नहीं लगा है ना ही क्या लगा हुआ है, तो आपने इसको एफर्मेटिव सेंटेंस समझना है ये। और इसको क्या करना है कि इसको हमें जो एफर्मेटिव का जो दिया हुआ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें देखिए मैं की इंग्लिश आई होती है, और मैंने स्टूडेंट्स ये बताया कि आई जो पास्ट कंटिन्यूअस में होता है वो सिंगुलर होता है, और जब सिंगुलर होगा तो उसमें वाज लगेगा। तो आई के साथ हमेशा वाज लगाइए। आई वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी गोइंग हो जाएगा टू मार्केट, यानी ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि आई वाज गोइंग टू मार्केट। इसी तरीके से अगर इसको भी आप इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में चेंज करना चाहते हो तो देखिए कैसे बनेगा कि मैं इंटेरोगेटिव में देखिए कि क्या मैं बाजार जा रहा था, क्या बनेगा, क्या मैं बाजार जा रहा था। यानी ये क्या जब पहले लग जाता है तो इंटरोगेटिव बन जाता है, और जब इंटरोगेटिव बन जाएगा तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जो वाज या वर लगेगी, जो भी लगेगी वो आगे लगा देंगे हम। अब हमें क्या देखना है कि क्या आगे आएगा, तो यहाँ पे मैं लगा हुआ है, और मैंने ये बताया कि जो आई होता है, आई मैं की इंग्लिश होती है आई, तो आई जो होता है वो मैंने बताया कि इस टेंस में आकर के वो सिंगुलर हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि इसमें सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो क्या लगेगा, इसमें वाज आ जाएगा आगे, वाज आई गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से ये वाक्य, यानी वाज आई गोइंग टू मार्केट, यानी आई वाज गोइंग टू मार्केट था, आई वाज गोइंग टू मार्केट था, तो वाज को हम आगे लगा देंगे तो वाज आई गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं बाजार नहीं जा रहा था, मैं बाजार नहीं जा रहा था, तो देखिए क्या बनेगा, यानी उसी तरीके से आई लग जाएगा, आई वाज, मैंने बताया नॉट की अपनी जगह होती है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आती है, आई वाज नॉट और गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये सेंटेंस भी हमारा बन जाता है कि मैं बाजार नहीं जा रहा था, तो क्या बनेगा, आई वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। तो स्टूडेंट्स स्टेट वर्ब्स, स्टेट वर्ब्स क्या होती हैं, जैसे तो हमें पता है कि स्टेट इसमें लगा हुआ है, इसमें स्टेट लगा हुआ है, तो स्टेट का मतलब होता है कोई भी दशा, यानी चाहे मन की दशा हो या हमारी कोई फीलिंग्स वगैरह हो, तो स्टेट वर्ब्स, द वर्ब्स विच एक्सप्रेस सम स्टेट, some state, not an action, not an action are called state verbs। क्या होती हैं, the verbs which express some state, not an action। ध्यान रखिए वर्ब तो होती हैं लेकिन क्या होते हैं कि वो एक्शन नहीं बताती, किसी का कोई काम नहीं होता उसमें। तो क्या होता है कि द वर्ब्स विच एक्सप्रेस सम स्टेट, यानी किसी दशा को बताती हैं, कोई भी दशा है उसको बताती है, नॉट एन एक्शन यानी कोई कार्य नहीं होता, आर कॉल्ड द स्टेट वर्ब्स। यानी दीज वर्ब्स डू नॉट यूज in continuous tense or in ing form। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि ये जो स्टेट वर्ब्स होती हैं
इनका वो जो प्रयोग होता है या इनका यूज होता है वो कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं होता है। और हमें ये पता है कि जो कॉन्टिन्यूस के जो टेंस होते हैं उनमें वर्ब में आईएनजी रहता है। इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ब्स होती हैं जिनमें किसी स्टेट या दशा का वर्णन किया होता है या दशा के बारे में बताया होता है या जो दशा के बारे में बताती हैं वो वर्ब्स जो है क्या स्टेट वर्ब्स कहलाती हैं। और ये जो है आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज होती, यानी कॉन्टिन्यूस टेंस में इनका यूज नहीं होता है। कुछ इसके कुछ पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। मैंने बताया है कि स्टेट वर्ब्स जो होती है जनरली फॉलो इन 4 ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं? इनके 4 ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो इमोशन होता है पहला। इमोशन में आते हैं लव, हेट, वांट और नीड, यानी ये हमारे कुछ इमोशंस होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं। पोजेशंस होते हैं यानी जो अधिकार होता है, यानी जिस पे हमारा अधिकार होता है या जो हमारा या और किसी और का जिसका अधिकार हो उसको हम पोजेशन बोलते हैं। तो हैव, ऑन, वांट और बिलोंग ये हमारी ये भी स्टैटिक वर्ब्स होती हैं। सेंस, सेंस जो होता है ये फील करने वाला होता है, जैसे सी देखना होता है। हियर यानी जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनके द्वारा मान लीजिए कान के द्वारा सुनते हैं तो हियर हो गया, नाक के द्वारा सूंघते हैं तो स्मेल हो गया, आँख के द्वारा देखते हैं तो सीम हो गया और सी हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो सेंस होते हैं उस वो भी स्टैटिक वर्ब्स भी होती हैं। इसी तरीके से थॉट यानी कोई विचार या सोचना या सोच विचार जो होता है, जैसे नो है, बिलीव है, रिमेंबर है। तो स्टूडेंट्स ये और इसके अलावा भी और होती हैं। देखिए एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं कि आई हैव ए कार, इसमें देखिए हैव लगा हुआ है और हैव हमें पता है क्या है, हमारा पोजेशन बताता है। और जब पोजेशन बताता है तो आई एम हैविंग ए कार, इस तरीके से नहीं होगा, यानी रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि आई डिसलाइक गार्लिक, तो अगर मैं इसको कहूँ कि आई एम डिसलाइकिंग गार्लिक तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में जो स्टेट वर्ब्स होती हैं उनमें आईएनजी फॉर्म नहीं होती है या आईएनजी जिनमें नहीं रहती है। इसी तरीके से आता हूँ कि आई हैट स्कूल, तो अगर मैं कहूँ कि आई एम हैटिंग स्कूल ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो हैट है क्या है, हमें पता है कि ये हमारी इमोशंस हैं और जो इमोशंस होती हैं उसमें वर्ब में आईएनजी, उन वर्ब्स में आईएनजी नहीं रहता है। इसी तरीके से यू सीम टायर्ड यानी यू आर सीमिंग टायर्ड ऐसे नहीं कह सकते हम। तो इसलिए यहाँ पे भी ये जो हमारी स्टैटिक वर्ब्स है इसलिए ये प्रेजेंट टेंस में ही यूज हो रही है इसका। दे नीड यू यानी यहाँ नीड है, आवश्यकता है, और आवश्यकता भी हमारी स्टेट वर्ब्स है। या दे आर नीडिंग यू ऐसा नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि आईएनजी फॉर्म में इसका प्रयोग नहीं होगा। आई थिंक यू आर कूल या आई एम थिंकिंग यू आर कूल ये कुछ गलत हो जाएगा। तो आई थिंक यू आर कूल इस तरीके से ये स्टैटिक वर्ब्स होती हैं, ये जो आईएनजी फॉर्म में इनका यूज़ नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए कि कुछ वर्ब्स जो हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे पोजेशन को, हमारे थॉट्स को या हमारे सेंस को जो एक्सप्रेस करती हैं उनको हम स्टैटिक वर्ब्स बोलते हैं। और उनका एक ही रीजन है कि उसमें या एक ही यूज नहीं होता है कि उनमें आईएनजी फॉर्म उनकी नहीं होती है।